हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में और जो टॉपिक है वो है पेशवाकालीन मराठे। इसमें जो पेशवाकालीन मराठे हुए हैं उन्हीं की हम स्टडी करेंगे और ये इस मराठे का जो सीरीज़ अभी चल रहा है ये इसका लास्ट टॉपिक है। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो पेशवाकालीन मराठे में जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल 1713 से 1720 का समय रहा है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान के चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से थे। वह राजस्व एवं सैन्य दोनों ही विषयों का बड़ा अच्छा ज्ञाता थे और सन 1708 में धनाजी जादव की मृत्यु और उसके पुत्र चंद्रदेव जादव के ताराबाई के पक्ष में मिल जाने से उसे साहू की सेवा में आने का अवसर मिला तथा उसे सेना कर्टे सेना के व्यवस्थापक का पद भी मिला। और एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं यहाँ पे। मराठा पेशवा का उत्थान और विकास, बालाजी विश्वनाथ, इसमें बाजीराव प्रथम और चिन्माजी अप्पा विश्वास राव आ जाएंगे। फिर यहाँ देख लेते हैं बाजीराव 1740 से 1761, रघुनाथ राव राघोवा, माधव राव और यहाँ हो जाएंगे नारायण राव, माधवराव नारायण। तो ये क्रम लगाने का क्वेश्चन आप अगर ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो नेट में आपने देखा होगा, ये क्रम लगाने का जो है क्वेश्चन अक्सर करके आता रहता है। ये क्रम जरूर ध्यान रखिए। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में इन्हें राइट करते जाएं। फिर माधव राव, नारायण राव, अमृत राव दत्तक पुत्र और लास्ट में आ जाएंगे विनायक राव। तो ये जो चार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो पॉज करके इसे चाहिए तो राइट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ स्क्रॉल करके। गृह युद्ध के दौरान बालाजी ने अभूतपूर्व कूटनीतिक एवं सैन्य कुशलता तथा स्वामी भक्ति का परिचय दिया, जिसके कारण शाहू ने उसे 1713 में मराठा राज्य के पेशवा का पद प्रदान किया। नवंबर 1718 ईस्वी में पेशवा अनेक मराठा सरदारों के साथ दिल्ली आया, जहां सैयद भाइयों ने उसकी सहायता से फारूक शेर को गद्दी से उतारकर रफू दराजात को शासक बनाया। मुगल सम्राट ने इसके बदले मराठों को निम्न अधिकार दिए। तो क्या अधिकार प्राप्त हुए थे? तो साहू को स्वराज्य का करद शासक मान लिया और चौथ और सर देशमुख वसूल करने का भी अधिकार दिया। बालाजी ने राजस्व व्यवस्था के तहत धन व्यय के संबंध में यह निर्धारित किया कि सर देशमुखी पूरा का पूरा छत्रपति को दिया जाएगा, परंतु अन्य करों का केवल 25% ही छत्रपति को दिया जाएगा। बालाजी ने शिवाजी के आदर्श के प्रतिकूल तैमूर साम्राज्य सामंत या करद राज्य का पद स्वीकार कर लिया। दूसरे आते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 का इनका समय आता है। पेशवा बाजीराव का मूल उद्देश्य हिंदू पातशाही स्थापना था। पेशवा नियुक्त होते समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। उत्तर भारत के अभियान का मराठा सरदारों द्वारा विरोध करने पर उसने कहा था, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम शुष्क प्राय वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी।
इसके बाद देखते हैं मराठा के पराजय का कारण क्या क्या बनता है। तो मराठों की आंतरिक दुर्बलता एक पराजय का कारण हुआ। 2 है राजनीतिक दक्षता में कमी। 3 है अयोग्य नेतृत्व। सामाजिक संगठन की दुर्बलता, आर्थिक स्थिति के प्रति अवहेलना का भाव और सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की श्रेष्ठ कूटनीतिक और गुप्तचर व्यवस्था। दूसरी तरफ उनका गुप्तचर और जो उनका कूटनीतिक जो अपनाते थे, पॉलिटिक्स करते थे, वो बहुत ही व्यवस्थित था और मराठों की तुलना में कह सकते हैं। बाजीराव ने अपने 2 विरोधियों श्रीपत राव और त्र्यंबक राव को 1713 में द भोई के युद्ध में परास्त किया। वर्ना नदी की संधि जो कि 1730 में हुई, 1730 में श्रीपतराव के अधीन सेना ने संभाजी द्वितीय को वर्ना नदी के तट पर परास्त किया। उसने वहीं पर संधि कर साहू को मराठा छत्रपति एवं स्वयं को उसके अधीन मान लिया। मालवा विजय जो कि 1730 में हुई, चिमना जी शाह अप्पा के सेनापतित्व में मराठों ने मालवा की पूर्ण विजय की। वहां के मुगल गिरधर बहादुर और दयाराम बहादुर दोनों मारे गए। सन 1729 के बुंदेलखंड में छत्रसाल की सहायता से मराठों को कल्पी, कोच, झांसी, सागर आदि की जागीरें मिली। छत्रसाल ने मस्तानी बाई नामक एक अत्यंत रूपवती मुस्लिम महिला भी बाजीराव प्रथम को भेंट की थी। सन 1736 ईस्वी में मुगल सम्राट और मराठों के मध्य एक संधि हुई। संधि में क्या हुआ? सबसे पहले पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी गई। व्यय के लिए 13 लाख रुपए। दक्षिण सूबे पर जब तक साहू का अधिकार स्थापित न हो जाए 6 लाख की मांग स्थगित रखी गई। दक्षिण की आय का 5% पेशवा को सर देश पांडे के रूप में दिया गया। पेशवा बाजीराव को 7 हजारी और चिमना जी अप्पा को 5 हजारी मनसब प्रदान किया गया। सालसेट की विजय देखते हैं जो कि 1739 में हुई। इस विजय में मराठों को पुर्तगाल साम्राज्य का उत्तरी प्रदेश जिसमें 4 बंदरगाह और 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय के 340 गांव थे प्राप्त हो गए थे। बालाजी प्रथम के बारे में कहा जाता है कि वह योजना बनाने का मस्तिष्क रखने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति भी रखता था। यहाँ मैं आपको केवल दिखा रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ये सीक्वेंस दिया गया है। बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद आए पेशवा बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव, नारायण, बाजीराव तृतीय, नाना साहब। तो इसमें जो ये है इसका सीक्वेंस ही पूछा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये बहुत सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसे चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव जो कि इनका शासनकाल 1740 से 1761 का रहा। पेशवा बनाए जाते समय इनकी आयु मात्र 18 यानी 18.5 वर्ष की थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने मित्र कम शत्रु अधिक बनाए। इसके समय 1749 ईस्वी में साहू की मृत्यु हो जाने पर ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय के दत्तक पुत्र राजाराम द्वितीय को वैध उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा दिया। वास्तव में ताराबाई छत्रपति को अपने काबू में रखकर पेशवा की शक्ति को तोड़ना चाहती थी, किंतु राजाराम द्वारा उसकी अप्रत्यक्ष अधीनता न स्वीकार करने के कारण ताराबाई ने उसे अवैध घोषित कर दिया था। राजनीतिक गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए पेशवा ने पूना में सभा की, जिसमें ताराबाई छत्रपति तथा सभी प्रधान मराठा सरदारों को आमंत्रित किया था। संगोला समझौता जो कि 1750 में हुआ। समझौता जरूर ध्यान रखिए, और उसके जो ईयर होते हैं, ईयर पर भी, वर्ष पे भी प्रश्न बनते रहते हैं। पेशवा ने
पेशवा ने छत्रपति से समझौता किया, जिसके अनुसार सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में हस्तांतरित होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता था, जिससे शक्ति का हस्तांतरण हो गया। छत्रपति सतारा में रह गया, जबकि केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना चला गया। गायकवाड़ एवं ताराबाई ने संगोला समझौते के लिए पेशवा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे पेशवा ने शांत किया। मुगल सूबेदार अली वर्दी खान ने नागपुर के भोसले से संधि की तथा बंगाल बिहार के चौथ के रूप में उन्हें 12 लाख रुपए प्रति वर्ष एवं उड़ीसा में कटक का प्रदेश दे दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ, सर यदुनाथ सरकार के अनुसार संभवतः महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा होगा जिसने कोई ना कोई अपना संबंधी पानीपत में ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कोटेशन अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो यदुनाथ सरकार का स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है। आगे चलते हैं। सन 1752 में पेशवा ने मुगल बादशाह से संधि की। इसके मुगल बादशाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार दिया और मराठों ने भी मुगल सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने का वचन दिया। इसी बीच दिल्ली दरबार के एक गुट ने विदेशी सहायता के तहत अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली से सहायता मांगी। वस्तुतः मराठों की दिल्ली तक अपना प्रभाव स्थापित करने की लालसा और अहमद शाह अब्दाली की कश्मीर, मुल्तान और पंजाब प्राप्त करने की लालसा ने तृतीय पानीपत युद्ध को जन्म दिया। पेशवा ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में सेना भेजी। दूसरी तरफ अब्दाली ने यह घोषणा की कि उसका उद्देश्य मात्र मुगल बादशाह शाह आलम को गद्दी पर बैठाना है। पानीपत के युद्ध में सेनापति सदाशिव राव, पेशवा का पुत्र विश्वास राव, जसवंत पवार, तुकोजी सिंधिया आदि मारे गए। मराठों की पराजय का कारण सदाशिव राव की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व ही था। पानीपत के युद्ध के सदमे में पेशवा बाजीराव की सन 1761 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद जो बने वो है माधव राव, 1761 से 1772 तक। पेशवा माधव राव मराठा इतिहास में एक महान व्यक्ति एवं शासक था। उसने जीवन भर प्रथम पेशवा द्वारा निर्धारित मराठा नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को क्रियान्वित किया। इसी के समय महाजी सिंधिया असहाय बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में दिल्ली लाया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। इसके जीवन के महत्व पर विचार करते हुए ग्रांड डफ का कथन है। तो कथन जरूर ध्यान से देखिए, किसका? ग्रांड डफ का। पानीपत का मैदान मराठा साम्राज्य के लिए उतना घातक नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ राजा की मृत्यु। तो ये कथन या स्टेटमेंट दिया गया है ग्रांड डफ के द्वारा। नारायण राव सन 1772 से 1773 ईस्वी, मृत पेशवा माधवराव के चाचा राघव या रघुनाथ राव की दृष्टि भी पेशवा पद पर थी। पेशवा बनते समय नारायण राव अल्पवयस्क था। 30 अगस्त सन 1773 को नारायण राव मार डाला गया। इसके बाद माधव राव नारायण आ जाते हैं सन 1774 से सन 1795 के ईस्वी में। नारायण राव की हत्या के बाद रघुनाथ राव ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया और सन 1774 ईस्वी में मृत पेशवा नारायण के एक पुत्र को प्राप्त कर नाना फडणवीस ने उसे माधव राव नारायण के नाम से पेशवा बना दिया तथा एक संरक्षक परिषद बना दी गई। इसी कारण रघुनाथ राव ने बंबई की अंग्रेजी सरकार से सन 1775 ईस्वी को सूरत की संधि हुई सन 1775 में, जिसके अनुसार उन्होंने रघुनाथ राव को 2500 आदमियों की सेना उपलब्ध कराई और रघुनाथ राव ने
उसे सालसेट, बासिन और थाना आदि जिलों के राजस्व का एक भाग देना स्वीकार किया था। कर्नल किटिंग तथा रघुनाथ राव की सम्मिलित सेना ने 18 मई सन 1775 को माही नदी के पास अरसर के मैदान में पूना की सेना को परास्त किया। कलकत्ता की सुप्रीम काउंसिल ने बंबई सरकार के कार्य को विवेक शून्य, खतरनाक, बिना अधिकार का और अन्याय संगत कहकर निंदा भी की। यद्यपि पुरंदर की संधि क्रियान्वित नहीं हो सकी क्योंकि दोनों पक्षों ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया। जनवरी सन 1779 ईस्वी में कर्नल काकबर्न के नेतृत्व वाली एक अंग्रेजी फौज को मराठा सेना के पश्चिम घाट में स्थित तालेगांव नामक स्थान पर परास्त किया गया और यहाँ पर संधि हो जाती है। बड़गांव की संधि ब्रिटिश फौज को बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत उसे 1773 ईस्वी में बंबई सरकार द्वारा जीती गई भूमि वापस हो गई और बंगाल से पहुंचने वाली फौज हटा ली गई। सिंधिया को भड़ौच के राजस्व का एक भाग मिल गया। वॉरेन हेस्टिंग तत्कालिक जो गवर्नर था उस समय ने बंगाल के से कर्नल गोडार्ड के अधीन एक सेना भेजी जो मध्य भारत होकर गई तथा अहमदाबाद एवं बसई या बसीन कहिए पर अधिकार कर लिया, किंतु पूना के निकट मराठा फौज से पराजित हो गई। इसके बाद आ जाता है सालबाई की संधि जो कि 17 मई 1782 में हुई। सालसेट अंग्रेजों को मिल गया और माधव राव नारायण पेशवा स्वीकार कर लिया गया। राघवा को पेंशन दे दी गई और सिंधिया के कारण यमुना के पार की समस्त भूमि वापस पाई। सालबाई की संधि के कारण महाजी सिंधिया को एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर आ जाते हैं बाजी राव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1795 से 1818 तक रहा। बाजीराव द्वितीय इतना योग्य व्यक्ति नहीं था कि इस अवसर पर मराठों का नेतृत्व प्रदान करता। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 ईस्वी के समय में हुआ, जिसमें कई मराठा सरदार अंग्रेजों से पराजित हो गए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो आज लंबा बन रहा है क्योंकि इसमें टॉपिक्स ढेर सारे हैं। मैं चाहती हूँ आज इसको फिनिश कर दिया जाए। बसिन की संधि 1802 में हुई। जसवंत राव होलकर से पराजित होकर पेशवा बसिन की ओर भागा और अंग्रेजों से बसिन की संधि कर ली एवं सहायक संधि स्वीकार कर ली। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध जो कि हुआ 1817 से 1818 के मध्य, पेशवा बाजीराव द्वितीय बसिन की संधि के बाद अपनी स्थिति से असंतुष्ट था। उसने अन्य मराठा सरदारों जैसे भोसले, सिंधिया एवं गायकवाड़ के पास अपने प्रतिनिधि भेजकर एक संघ बनाने का प्रयत्न किया। पेशवा ने अंग्रेजों के मित्र मराठा सरदार गायकवाड़ से अहमदाबाद का क्षेत्र मांगा था। गायकवाड़ ने अपना प्रतिनिधि पूना दरबार में भेजा। प्रतिनिधि गंगाधर शास्त्री की वहां हत्या कर दी गई, जिसे पेशवा का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया गया था। तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने पूना के रेजिडेंट एल्फिस्टन ने कहा कि वह पेशवा से पूना की संधि करे। फिर यहाँ पे पूना की संधि होती है जो कि 13 जून 1817 में हुई। पेशवा के बाध्य होकर अंग्रेजों के साथ पूना की संधि करनी पड़ी। पेशवा ने गंगाधर शास्त्री के हत्यारे त्र्यंबकम को पकड़कर अंग्रेजों के सुपुर्द करने का वादा किया। तब तक उसके परिवार को बंधक के रूप में अंग्रेजों को दिया। पेशवा ने मराठा सरदारों के प्रधान होने का अधिकार छोड़ दिया और यह भी वादा किया कि वह अंग्रेजों की सहमति के बिना किसी भी भारतीय नरेश को कोई वार्तालाप व संबंध स्थापित नहीं करेगा। पेशवा ने गायकवाड़ पर अपने सभी अधिकार छोड़ दिए। तृतीय मराठा युद्ध का प्रारंभ पेशवा द्वारा अंग्रेजी रेजिडेंट किरकी पर आक्रमण कर उसे जला देने से हुआ। नागपुर में अप्पा साहेब को अंग्रेजों ने सीतबाड़ी के युद्ध में और होलकर को महिदपुर के युद्ध में पराजित किया। पेशवा की 1818 में कोरेगांव और अस्थि के युद्ध में पराजय हुई और उसने स्वयं को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया।
अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया तथा उसके संपूर्ण भू क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस तरह से पेशवा का जो है शासन पूरी तरह से नष्ट हो गया। पेशवा को कानपुर के निकट बिठूर में निवास करने की सुविधा तथा 60 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई। त्र्यंबकम जी को पकड़कर बनारस के निकट से चुनार के किले में आजीवन कैद के रूप में रख दिया गया। इस प्रकार मराठा शक्ति सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा में छत्रपति नाम मात्र का अवश्य बना दिया, परंतु वह अंग्रेजों पर निर्भर रहने वाला एक छोटा राजा मात्र था। प्रिंसेप ने लिखा है, ब्रिटिश प्रभाव और सत्ता संपूर्ण भारत में जादू के समान तीव्रता से फैल गई। मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश का प्रभाव हो गया और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरी तरह से फिनिश होता है मराठा का। अब हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसमें कि हमारा आ जाएगा भारत में यूरोपियों की कंपनी का आगमन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन स्थापित हुआ था उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इसमें बहुत सारे वीडियो हैं और अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ करके एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री बेस्ड बहुत से वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, यहाँ पे ये देख सकते हैं और उसके साथ ही लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।